दोस्तों, कहा जाता है कि एजुकेशन के जरिए किसी भी राष्ट्र की किसी भी तरह की परेशानी को हल किया जा सकता है, लेकिन उस राष्ट्र का क्या जिसकी ये नींव ही कमजोर हो। 3 इडियट्स, हिचकी और तारे जमीन पर जैसी फिल्म आने के बाद भी लोगों का एजुकेशन को लेकर नजरिया बदला नहीं है। आज भी हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, ना कि स्किल्स के। बच्चों को पढ़ाई के अलावा कोई भी दूसरी एक्टिविटी करने से मना कर दिया जाता है। पर हमारा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों आज भी हम सदियों पुराने सिस्टम के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्यों सिलेबस को बदला नहीं जाता? क्यों हमेशा बच्चों को सिर्फ उनके नंबर से जज किया जाता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ ऐसी खामियां जो आज भी हल नहीं हो पाई हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की करंट सिचुएशन। कोविड-19 महामारी के बाद से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, सरकार ने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को बंद करके स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को कहीं ना कहीं ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया है। सरकार ने डिस्टेंस लर्निंग के लिए कोविड-19 महामारी में स्टूडेंट्स और टीचर्स की मदद के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जैसा कि एक नेशन वाइड ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू करना, ऑनलाइन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए मदद प्रोवाइड करना और क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर टीचर्स को ट्रेनिंग देना। भारत भी काफी लंबे समय से ऑनलाइन एजुकेशन और एजुकेशन के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, और कोविड जैसी महामारी ने तो इसे और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है, जिसके बाद आज के समय में कई इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से ऑनलाइन या ब्लेंडेड, यानी कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन और कुछ क्लासेस ऑफलाइन तरीके के साथ देकर डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स ने खूब सराहा है। इसके अलावा सरकार ने वोकेशनल और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया है, क्योंकि सरकार इसे बेरोजगारी की परेशानी और कुछ इंडस्ट्रीज में स्किल्ड वर्कर्स की कमी को दूर करने के तरीके के रूप में देखती है। हालांकि ये बात भी सच है कि ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच सभी के लिए बराबर नहीं है, बल्कि गोवा के इलाकों में कई स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास रिलायबल इंटरनेट का एक्सेस या ऑनलाइन सीखने में भाग लेने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसने अर्बन और रूरल एरियाज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक रूप से एडवांटेज्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बीच शिक्षा की खाई को चौड़ा करने के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है। कुल मिलाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज के समय में टीचिंग और सीखने के तरीके में एक बड़े बदलाव का सामना कर रही है। करंट सिनेरियो ने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और टीचर ट्रेनिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पर प्रकाश डाला है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्टूडेंट्स को उनके साथ उनके स्थान या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की परवाह किए बिना क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच प्राप्त हो। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट पूरे इतिहास में अलग अलग कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स द्वारा आकार दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। एंशिएंट भारत में शिक्षा प्रमुख रूप से ट्रेडिशनल मीडियम्स जैसे गुरुकुल के माध्यम से प्रदान की जाती थी, जहां छात्र गुरु के मार्गदर्शन में रहते और सीखते थे। इस समय का एजुकेशन सिस्टम वेदों के सिद्धांतों पर आधारित था और स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट पर फोकस था। मुगल काल के दौरान एजुकेशन सिस्टम मुख्य रूप से इस्लामिक स्टडीज और फारसी भाषा पर केंद्रित थी। मुगलों ने देश में कई मदरसों और पुस्तकालयों को बनवाया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने औपनिवेशिक इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर के साथ साथ टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान देने के साथ भारत में फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की थी। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना 1882 में भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन और रिपोर्ट करने के लिए की गई थी। आजादी के बाद 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में सुधार और एक्सपेंड के लिए काफी ज्यादा जरूरी कोशिशें की थी। 1968 की शिक्षा नीति ने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास और एजुकेशन के माध्यम के रूप में मातृभाषा के इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया। 1980 और 1990 का दशक सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति और सर्व शिक्षा अभियान जैसी नीतियों को लागू किया था। 2000 से अभी तक भारत सरकार ने शिक्षा पर ध्यान फोकस करना जारी रखा है और शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को लागू किया है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट,
और अटल टिंकरिंग लैब्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, जैसे कि डिजिटल क्लासरूम्स और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की गई, जिसका एम भारत में एंटायर एजुकेशन सिस्टम का कायाकल्प करना है और कई भाषाओं, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और टीचर ट्रेनिंग आदि पर जोर देना है। कुल मिलाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, जिसे अलग अलग कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स द्वारा आकार दिया गया है और देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका डेवलपमेंट जारी है। स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। भारत ने पिछले कुछ सालों में शिक्षा से संबंधित कई नई और पुरानी नीतियों को लागू किया है, जिनका उद्देश्य देश में शिक्षा की पहुंच और शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना है। आइए अब आपको उन नीतियों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट। देश में बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। ये 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियत किया था और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट के इस एनफोर्समेंट ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है और इसमें 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को कंपलसरी एडमिशन, अटेंडेंस और एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करना है। धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की उम्र पर किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सका, तो वो बाद में अपनी उम्र के मुताबिक किसी क्लास में एडमिशन ले सकता है। अगर किसी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करने का प्रोविजन नहीं है, तो स्टूडेंट को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का राइट प्रदान होगा। प्राइवेट और स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स वाले विद्यालय को भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान रिजर्व करने होंगे। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के महत्व पर बात करें, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए गहरा महत्व है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस कारण ये जरूरी हो जाता है कि इसके नागरिक एजुकेटेड हों और ऐसा होने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा यूनिवर्सल हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने इसे कानूनी रूप से जरूरी बना दिया है और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद प्राइमरी एजुकेशन को एक निश्चित समय में यूनिवर्सल करना है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन देना है। जैसा कि हमारे संविधान में भी प्रावधान दिया गया है कि सभी को शिक्षा का मूलाधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी, मिड डे मील योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि को शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मूलभूत ढांचे में सुधार कर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर सकें। नंबर 3, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ एक ऐसा ढांचा है जो भारत में शिक्षा के सभी लेवल्स पर करिकुलम के डेवलपमेंट का मार्गदर्शन करता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के लिए चाइल्ड सेंटर्ड और समग्र दृष्टिकोण की जरूरत और महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नंबर 4, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में घोषित भारत की नवीनतम शिक्षा नीति में शिक्षा की तरफ एक होलिस्टिक अप्रोच है और इसका उद्देश्य भारत में एंटायर एजुकेशन सिस्टम को नया रूप देना है। ये नई लैंग्वेजेस, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और टीचर ट्रेनिंग आदि पर जोर देता है। नंबर 5, अटल टिंकरिंग लैब्स। 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य छात्रों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विषयों को लेने और इन क्षेत्रों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। नंबर 6, डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना है। शिक्षा पहल के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है और इसका उद्देश्य देश भर में स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिक प्रदान करना है।
नंबर 7, नेशनल स्किल्ड डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 में लॉन्च किए गए। इस मिशन का उद्देश्य देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स में कन्वर्जेंस बनाना है। वही प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप जो 2018 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य टैलेंटेड स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीएचडी करने के लिए अट्रैक्ट करना है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो 2020 में आई थी, इसका उद्देश्य सरकार में नॉन गेस्टेड पोस्ट पर भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करना है। अब नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य एडल्ट और स्कूली बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन प्रदान करके भारत में लिटरेसी रेट में सुधार करना है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्कूल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स तक पहुंच प्रदान करके उनके बीच इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। तो ये ब्यूरो भारत में डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइजेशन और एक्रेडिटेशन प्रदान करता है। आखिर में एलिमेंट्री स्टेज पर लड़कियों के लिए शिक्षा के नेशनल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फाइनेंशियल असिस्टेंस और दूसरे इंसेंटिव्स प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के एनरोलमेंट और रिटेंशन में सुधार करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑलराउंड डेवलपमेंट पर कोई जोर नहीं। वो जमाने गए जब बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरी के लिए स्पेशलिस्ट को प्रेफर करती थी। आज के समय में जब पूरा खेल कंपटीशन पर बेस्ड है, समय की मांग है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हर तरह की स्किल्स वाले कैंडिडेट्स तैयार करे। समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए व्यक्ति के पास अपने ज्ञान के साथ साथ अच्छा कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स होना जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसमें हमारी करंट एजुकेशन इस पहलू में बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे सभी कॉलेजों और स्कूलों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान अभी भी कोर्स मटेरियल को सिखाने तक ही सीमित है। मार्क्स पर ज्यादा जोर देना हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने एक और बड़ी चुनौती वास्तविक शिक्षा के बजाय अंकों पर ज्यादा ध्यान देना है। हम स्टूडेंट्स को उनकी परीक्षा में मिले नंबरों के साथ रिवॉर्ड करते हैं, ना कि उनकी समझ और सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नॉलेज पर। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि वे जितने ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे वो इस संख्या में उतने ही बेहतर होंगे। बाद में ये उन्हें मिलने वाली सैलरी और उनके द्वारा आधारित सेविंग बैंक्स अकाउंट्स के साइज में ट्रांसफर हो जाता है। लोगों का मानना है कि इस नंबर से लोग अपनी कीमत तय करते हैं। ये बदले में उनकी सीखने और समझने की भावना को मारता है और उन्हें रटने के लिए प्रोत्साहित करता है। टीचर्स आर अंडर एजुकेटेड और सीखने में इच्छुक नहीं है। हमारे सिस्टम के साथ एक और बड़ी समस्या क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड करने में इसकी इनएबिलिटी है। ये टीचर्स के लो पे और रिस्ट्रिक्टेड स्किल सेट की वजह से है। ये फैक्टर भी एक फैक्टर्स में आते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर टीचर्स अपनी नॉलेज को लगातार अपग्रेड करने के लिए खुद को प्रेरित नहीं करते हैं और ये सीखते हैं कि वे इस पेशे में हमेशा इवॉल्व होने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों में छात्र रेशियो में कम टीचर भी एक मेजर कंसर्न का विषय है। इसके अलावा टीचर्स ने कहा कि उनके पास क्लास में केवल सिलेबस को कवर करने के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार वर्तमान में अपने जीडीपी का केवल 3% शिक्षा पर खर्च करती है, जो इनएडिक्वेट है। एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को अपने खजाने में से एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। नो प्ले एंड ऑल वर्क। इंडियन एजुकेशन सेक्टर में साल के आखिर में आने रिजल्ट और बोर्ड एग्जाम्स एटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखती हैं और इनफ मार्क्स न आने पर स्टूडेंट्स को मेंटल हैरासमेंट, ह्यूमिलिएशन और कॉन्फिडेंस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। खेल, कला और क्राफ्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को समाज, माता पिता और इंस्टीट्यूशंस द्वारा हाई एस्टीम में नहीं रखा जाता है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि टीचर्स अक्सर खेल और दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अलॉटेड समय का इस्तेमाल अपने खुद के कैरिकुलम को पूरा करने के लिए देखे जाते हैं। ये स्कूल और माता पिता दोनों की तरफ से खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ पर्सनालिटी। एजुकेशन का एम लोगों को उनके जीवन में डिजायर्ड सक्सेस प्राप्त करने के लिए एजुकेट और एम्पावर बनाना है, लेकिन हर बच्चा बड़ा होकर रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता है। वो पोएट, सिंगर, स्पोर्ट्समैन, पब्लिक स्पीकर, एक्टर या डांसर बनना चाहता है। बेशक बेसिक लिटरेसी जरूरी है, लेकिन इससे पहले कि वे वास्तव में स्टडी के एरिया का चयन कर सकें, उन्हें 10 सालों तक एक ही विषय का अध्ययन करना और एक आउटडेटेड प्रोविजन जैसा लगता है। क्रिएटिव ब्लेंड एज इन लर्निंग। हमारे सिस्टम को गुड सब्जेक्ट्स के अपने पैरामीटर्स को बदलना होगा। हम मैथ और साइंस के चाहने वाले रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है।
जो हम कर सकते हैं। दूसरे सोशल और लिटरेरी सब्जेक्ट्स पर समान रूप से जोर देना होगा। इनफैक्ट रेगुलर मैथ्स और साइंस के साथ साथ क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए कैरिकुलम में बदलाव एक ग्रेट मिक्स होगा और स्टूडेंट को अपने जीवन के लेटर हाफ में अपने ट्रू पैशन को साकार करने के अलावा शुरुआत से ही बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करेगा। जीरो फंक्शनल लिटरेसी और मार्केट नॉलेज। अगर हम किसी भी भारतीय बोर्ड के लगभग 2 दशकों के सिलेबस को देखें तो हम आसानी से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिलेबस में नेग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज की कमी है, वो है फंक्शनल एस्पेक्ट को मार्केट नॉलेज एंड लिटरेसी। यानी कि हम हमेशा एक सर्टेन प्रोसेस की परिभाषा जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जानते कि इसे कैसे करना है। ग्रेड के पीछे भागने की वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो ही रह गई है। इसके साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में जीरो बेसिक बातें हैं कि बाजार कैसे काम करता है और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। बेसिक मार्केट एजुकेशन कम से कम सेकेंडरी लेवल से छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें दुनिया की फाइनेंशियल फंक्शनिंग की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो। कंक्लूजन, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फंडिंग में बढ़ोतरी। भारत सरकार को एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये शिक्षा के लिए बजट का हायर परसेंटेज करके या शिक्षा को फाइनेंस करने के लिए नए करों या शुल्कों को लागू करके किया जा सकेगा। टीचर्स ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सुधार। टीचर्स एजुकेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनमें टीचर्स को निरंतर ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रदान करने के साथ साथ एडवांस डिग्रीज और सर्टिफिकेशन के अवसर प्रदान करना शामिल हो सकता है। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है और भारतीय स्कूलों को लेटेस्ट टूल्स और रिसोर्सेज तक पहुंचने की जरूरत है। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल प्रदान करने के साथ साथ कक्षा में इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना शामिल हो सकता है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को बढ़ावा देना। भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और एजुकेशन सिस्टम को इसे अपने सिलेबस में भी लाना चाहिए। स्कूलों को कई लैंग्वेजेस में पढ़ाने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को कई भाषाओं में सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटीज एजुकेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें शिक्षा में शामिल होने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। इसमें सपोर्टिंग स्कूल्स और टीचर्स शामिल हो सकते हैं। साथ ही छात्रों को रिसोर्सेस और सपोर्ट प्रदान करना भी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें